कम ऑन पाखी, तुम भी क्या पुराने जमाने की औरतों की तरह शुरू हो गई हो कि शादी से पहले घर से बाहर कदम नहीं रखना। अरे यार, जो मजे मेहंदी की रात को बाहर दोस्तों के साथ घूमने में हैं, वो भला घर में बैठकर बड़ी उम्र की औरतों की नसीहत भरी बातें सुनने में थोड़ी हैं। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम कल रात 2 बजे तक छत पर आ जाना और फिर वहीं से दीवार फलांग कर हम सब लड़कियां तुम्हें मेरी ही छत पर मिल जाएंगे। वहीं से हम गाड़ी में बाहर जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे, ताकि ये रात हमारे लिए यादगार रहे। मेरी दोस्त सुनीता मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी कजिन भी थी। पूरा बचपन हमारा एक साथ ही गुजरा था। मोहल्ले में रहने वाली बाकी सारी लड़कियां भी आपस में बहुत अच्छी दोस्त थीं। उनमें से कुछ की शादियां भी हो चुकी थीं और जिसकी भी शादी होती थी, हम मेहंदी की रात ऐसे ही उसे अपने साथ ले जाते, आइसक्रीम खाते और खूब ढेर सारी मस्ती करके वापस आ जाते थे, ताकि ये रात हमें हमेशा याद रहे। लेकिन मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा एडवांस सोच नहीं रखती थी, इसलिए मेरी माँ ने तो शादी के 15 दिन पहले ही मुझ पर पाबंदियां लगा दी थीं कि खबरदार, जो तुमने बाहर जाने का नाम भी लिया, ये सब शादी से पहले ठीक नहीं होता। बल्कि मेरी माँ ने तो मुझे कमरे से भी बाहर नहीं निकलने दिया था। रोजाना मेरी सहेलियां और सुनीता शाम को आ जाती और हम ढोलक बजाते, गाने गाते, खूब शोर शराबा करते। वो मुझे मेरे होने वाले पति वीर के नाम से खूब तंग करती थी। मेरी शादी अनजान लोगों में हो रही थी। वीर मेरे लिए बिल्कुल अनजान था और उसके घर वाले भी। शादी को अभी 10 दिन बाकी थे कि मेरी सास ने आकर कह दिया कि उनके यहाँ मेहंदी की रस्म नहीं की जाती। वो लोग इस रस्म को सही नहीं मानते, क्योंकि फिर इस रस्म में लड़के और लड़कियों का बेहुदा डांस होता है, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। हालांकि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, इसलिए बड़े सब बहन भाइयों ने यही कहा कि हमने पाखी की शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करने हैं। और मैं भी यही सोचती थी कि शादी तो एक ही बार होती है, मैं क्यों भला अपनी शादी का मजा किरकिरा करूं। इसलिए मेहंदी पर सिर्फ हमारे घर के ही मेहमान इकट्ठे हुए थे, लड़के वालों की तरफ से किसी ने भी नहीं आना था। इसलिए मेरी माँ ने कहा मेहंदी की रस्म 8 दिन पहले ही कर ली जाए। रात के 2 बज रहे थे और मैं सुनीता को समझा समझा कर थक गई थी कि मेरी माँ ने तो कमरे से बाहर निकलने पर भी मेरी पाबंदी लगा दी है, तुम मुझे कैसे बाहर लेकर जाओगी। लेकिन वो कहने लगी, तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हारी मेहंदी के जोड़े में ही हम तुम्हें बाहर लेकर जाएंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे। तुम बेफिक्र रहो, बस तुम रात के 2 बजे छत पर आ जाना। और फिर यही हुआ था। मेहंदी का हंगामा रात के 1 बजे तक जारी रहा। उसके बाद सभी थक थक कर अपने कमरों में जाकर गहरी नींद सो चुके थे। जैसे ही रात के 2 बजे सुनीता की कॉल आ गई कि हम सब लड़कियां छत पर मौजूद हैं, बस तुम जल्दी से ऊपर आओ। सुनीता मेरे चाचा की लड़की थी और उसका घर मेरे घर के बराबर ही था। मैंने उस वक्त मेहंदी के पीले रंग का लहंगा पहन रखा था, फूलों का जेवर तक मुझे उतारने की अनुमति नहीं दी थी। मेरी हमजोलियां कहने लगीं, सजी सबरी ही आना। हल्का फुल्का मेकअप भी मैंने कर रखा था। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग थक चुके थे, इसलिए सो रहे थे। मैं दबे कदमों से चलती हुई छत की तरफ आई। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हुई जैसे ही छत पर पहुंची, मेरी सारी अफलातून सहेलियां छत पर पहले से मौजूद थीं। मुझे देखकर दबी दबी हंसी हंसने लगीं। मैंने घबराकर अपने होंठों पर उंगली रखी और उन्हें चुप करने का इशारा किया। फिर इसी लहंगे में दीवार कूदकर मैं सुनीता की छत पर आ गई थी। वहीं से हम धीरे से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गए। सुनीता की छत की सीढ़ियां बाहर आंगन में जाती थीं, घर के अंदरूनी हिस्से में नहीं। वहीं से मेन गेट करीब था। गाड़ी पहले ही सुनीता ने मेन दरवाजे पर खड़ी कर ली थी। हम बिल्कुल सावधानी से कदम उठाते हुए मेन गेट तक पहुंचे थे। मेन गेट की चाबी सुनीता के पास मौजूद थी। हम अगले ही पल गाड़ी में बैठ चुके थे। गाड़ी की ड्राइविंग सुनीता ने ही की थी। हम 4 सहेलियां थे। मुझे सुनीता ने अपने साथ आगे फ्रंट सीट पर बिठा लिया था। रात के 2 बजे हमारी गलियों में तो सन्नाटा मचा हुआ था, लेकिन बाजार खुले हुए थे और शहर में तो वैसे भी देर तक बाजार खुले ही रहते हैं। हम लोग मार्केट में पहुंचे तो ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं, बस कुछ ही दुकानें खुली हुई थीं। एक आइसक्रीम पार्लर पर जब हम दाखिल हुए तो वो कहने लगा, देखिए टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए हम माफी मांगते हैं, आप लोग यहाँ से जा सकती हैं। लेकिन हमने उस दुकान वाले की विनती की कि प्लीज हमें आइसक्रीम खाने दो। सुनीता कहने लगी, हमारा नहीं तो दुल्हन का ही ख्याल कर लो, जो घर वालों से छुपकर आइसक्रीम खाने आई है। इस बात पर सब लड़कियां हंसने लगी थीं। दुकान वाला भी मुस्कुराने लगा, कहने लगा, अच्छा चलो आ जाओ अंदर।
पूरा पार्लर खाली था सिवाय एक टेबल के। वहां पर एक नौजवान लड़का ढेर सारी आइसक्रीम अपने सामने रखे खा रहा था। जब हम अंदर दाखिल हुए तब हमने उसे देखा था। उस लड़के की नज़र मुझ पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि मैंने ही मेहंदी का लहंगा पहन रखा था, जो अच्छा खासा फैंसी भी था। बाकी लड़कियों ने तो साधारण से कपड़े ही पहने हुए थे। हम एक टेबल पर जाकर बैठ गए। वो लड़का लगातार मुझे ही देखे जा रहा था। आइसक्रीम जैसे तैसे ख़त्म हुई तो मैंने सुनीता से कहा, चलो यहाँ से, क्योंकि मुझे अब बेहद बेचैनी हो रही थी। इससे पहले कि हम उस आइसक्रीम पार्लर से बाहर जाते, वो लड़का भी उठा था और मेन दरवाजे के पास चला गया और वहाँ खड़ा हो गया। हम अभी अपनी कुर्सियों से उठ भी नहीं पाए थे जब उसने मेन गेट के पास खड़े होकर आइसक्रीम वाले को गुस्से से पुकारा। कहने लगा, बाहर निकलो और दुकान का शटर बंद कर दो। ये सुनकर तो हम सब लड़कियों की जान निकल गई थी। साथ ही उस लड़के ने अपनी जेब से पिस्तौल भी निकाल ली थी। ये देखकर हम सबके रंग उड़ गए थे। हम सब लड़कियां फौरन आइसक्रीम पार्लर के मेन दरवाजे पर चले गए। हमें लगा वो आदमी शायद दुकान लूटने आया है, इसलिए हमारा यहाँ से जल्द निकल जाना बेहतर है। हमने कहा, हमें यहाँ से बाहर जाना है। वो लड़का मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? तुम्हारे हुस्न ने तो मेरे होश उड़ाए हैं। क्या कमाल लग रही हो। ये सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। ये कहने के बाद उसने आइसक्रीम पार्लर के मालिक से कहा कि तुम बाहर जाकर शटर बंद करते हो या फिर मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूं। उसने अपनी पिस्टल को आइसक्रीम पार्लर के मालिक के सर की तरफ तान कर कहा था। आइसक्रीम वाला डर गया। मेरी दोस्तें भी घबरा गई थी। मेरा तो ये हाल था कि मैं तो रोने को थी। मैंने कुछ संभल कर कहा, तुम जानते नहीं हो कि मेरा भाई पुलिस में है। छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पुलिस के हवाले कर दूंगी। मुझे यही बहाना उस वक्त ठीक लगा था। ये सुनकर वो नौजवान हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा, अच्छा तो तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगी? उसने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे किया और दरवाजे से हट गया। उस दुकानदार से कहने लगा, जाओ बाहर और जो कहा है वो करो। फिर मेरी दोस्तों से कहने लगा, सामने टेबल पर बैठ जाओ। अपनी इस खूबसूरत सहेली को अपने साथ लेकर जाना चाहती हो ना? इसकी शादी है ना? इसे मैं बताता हूँ कि शादी वाले दिन सुहागरात कैसे मनाई जाती है। ये सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। मेरी दोस्त भी उससे कहने लगी कि भगवान के लिए हमें जाने दो, हम तुम्हें अपना मोबाइल और पर्स में जितने भी पैसे हैं वो सब देने को तैयार हैं। वो कहने लगा, पैसा नहीं चाहिए, ये लड़की चाहिए। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मुझे जाने दो, तुम्हें भगवान का डर नहीं है जो तुम ये पाप कर रहे हो। देखो, मुझे बर्बाद मत करो, मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, क्यों, क्या होने वाला पति डीएसपी नहीं है? मुझे जेल की सलाखों के पीछे नहीं करवाओगी? वो एक कदम मेरी तरफ बढ़ा था और मैं डर के मारे कांप रही थी। कहने लगा, अब तो मुझे जिद हो गई है। मैं भी देखना चाहता हूँ ये लड़की मुझे कैसे पुलिस तक पहुँचाती है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वो अभी बात ही कर रहा था कि जब दुकान का शटर बंद हुआ था। मेरी दोस्त हाथ जोड़कर उस लड़के से कहने लगी, हमें जाने दो। तो उसने बंदूक उनकी तरफ तानी और कहने लगा, ज़्यादा बकवास की ना तो तुम लोगों को गोली मार दूंगा। चुपचाप जाओ और टेबल पर बैठ जाओ। वो तीनों चुपचाप कोने में बने केबिन में चली गई थीं। वो लड़का मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने कुर्सी उठाई और उसको मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने कुर्सी को पकड़कर एक तरफ फेंक दिया। कहने लगा, अगर तुमने कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारी इज्जत की अर्थी निकाल कर रख दूंगा। तुम्हें सुबह होने से पहले नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगा और तुम वापस अपने घर चली जाना और शादी मनाना। उसके शब्दों से और उसके अंदाज से लग रहा था जैसे वो नशे में है। कहने लगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन मुझे ये बात मंजूर ही नहीं थी। मैं कैसे कोई पाप कर सकती थी। मैंने कहा, तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। पूरी जिंदगी हवालात के अंदर सड़ते रहोगे। लेकिन उस आदमी ने बड़ी बेदर्दी से मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया था। मेरा चीखना चिल्लाना और मेरी दोस्तों की सिसकियां बस मुझे यही आइसक्रीम पार्लर में सुनाई दे रही थीं। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद वो लड़का कहने लगा, अगर तुम ये सब कुछ शराफत से करने देती तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन अब मैं तुम्हारी कमर पर कुछ ऐसी निशानी लगाऊंगा कि तुम्हारा पति शादी की रात ही उसे देखकर तुम्हारी हकीकत जान जाएगा। ये कहने के बाद उसने अपनी जेब से कोई नुकीली चीज निकाली थी। मैं उस वक्त वैसे भी बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। उस आदमी ने मुझे अपने जुनून का निशाना बनाया था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपना बचाव कर सकती। उसने मेरी कमर के निचले हिस्से पर न जाने क्या लिखा था कि मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। उसके बाद वो मेरी दोस्तों से कहने लगा, जाओ ले जाओ इसे।
मेरी दोस्त मुझे गाड़ी तक लेकर गई थी। मुझे यहाँ आने पर अब पछतावा हो रहा था। काश कि मैंने अपनी माँ की बात न टाली होती, अपनी दोस्तों की बात न मानती, रात के समय अपनी मेहंदी के जोड़े में बाहर न जाती। मेरी दोस्त भी अब बुरी तरह रो रही थीं और मुझसे माफ़ी मांग रही थीं, लेकिन मैं चुपचाप गुमसुम बैठी हुई थी। अब सुबह के 4:30 बज चुके थे। सुनीता की छत से ही मैं अपनी छत पर गई और अपने कमरे में आ गई और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे दिल से अब उस लड़के के लिए बद्दुआएं निकल रही थीं, लेकिन कसूर तो मेरा भी था। मुझे इस समय जाना ही नहीं चाहिए था। सुबह तक मुझे तेज बुखार हो चुका था। मेरी माँ ये सब देखकर परेशान हो गईं। उन्हें लगा बुखार की वजह से मेरी ये हालत हुई है। ये दिन मेरे बड़े ही तकलीफ में गुजरे थे। सुनीता ने कहा था कि तुम किसी से कुछ मत कहना, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और वैसे भी कुछ ही दिन में तुम्हारी शादी हो जाएगी। लेकिन भला मैं ये बात अपने पति से कैसे छुपा सकती थी? और फिर मेरी इज्जत दागदार करने के बाद उस आदमी ने न जाने मेरी कमर पर क्या लिखा था कि मेरा पति शादी की पहली रात ही मेरी हकीकत जान जाता। मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन मेरी रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। मैं हर वक्त रोती रहती थी। मेरी माँ मुझसे मेरे रोने की वजह पूछती तो मैं कह देती कि आप लोगों से जुदा होने का गम है। लेकिन गम तो कुछ और ही था। मैं जानती थी अगर मेरे पति को पहली रात ही सब पता चल गया तो वो मुझे तलाक दे देगा। फिर मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? मेरे घरवाले मुझे ही भला बुरा कहेंगे कि तुमने हमारी नाक कटा दी, हमारी इजाज़त के बगैर रात को क्यों गईं। हालांकि मेरी दोस्तों का यही प्रोग्राम रहा कि शादी के बाद भी वो रोजाना आती और मेरा दिल बहलाने की कोशिश करती रहीं। कहती किसी को शक नहीं होगा, लेकिन सन्नाटा तो मेरे दिल के अंदर था, जो किसी भी पल कम नहीं होता था। उस लड़के के लिए मेरे दिल से हर पल बद्दुआएं निकला करती थीं। भगवान करे वो मर जाए, या उसके साथ कुछ ऐसा हो कि वो पूरी जिंदगी तड़पता रहे, तकलीफ बर्दाश्त करता रहे, रोए, मौत मांगे, लेकिन उसे मौत भी ना मिले। मैं जितनी बद्दुआएं उसे दे सकती थी दे रही थी। उस लड़के ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मैं जानती थी कि मेरी शादी का अंजाम क्या होने वाला है। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, मुझ पर एक डर सवार था। शादी के दिन भी मैं दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन डर के मारे कांप रही थी। सब लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मेरी तारीफें कर रहे थे, लेकिन मैं चुप थी। हालांकि मैंने वीर को पहले नहीं देखा था, बस एक बार उसकी तस्वीर देखी थी। शादी से कुछ दिन पहले तक मुझे अपने पति को देखने का बहुत शौक था। मैं दिन गिनती थी अपनी शादी के, लेकिन आज मैं चाहती थी ये सारा मंजर मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाए, या फिर वो हादसा कोई सपना बन जाए, उसका हकीकत से कोई लेना देना ना हो। लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं था। विदाई के समय भी मैं मरे मरे कदमों से अपने घर से विदा हुई थी। गाड़ी में मेरी दोनों ननद मेरे बराबर में बैठी हुई थीं और मेरे साथ हंसी मजाक कर रही थीं, लेकिन मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी। मैं अपनी ससुराल पहुंची तो मुझे मेरे कमरे में बिठाया गया। उस वक्त मेरा दिल यूं था जैसे डर के मारे बंद हो जाएगा। मेरा जी चाहा कहीं से मुझे जहर मिल जाए और मैं खाकर अपनी जान दे दूं। क्या जवाब दूंगी अपने पति को? मैं ना तो पवित्र थी और ना ही उसके लायक थी। इसलिए सोचा अपनी आंखें बंद करके सारी हकीकत अपने पति को बता दूं। फिर मुझे अपने समाज का रवैया याद आने लगा। ऐसी लड़कियों के बारे में कोई भी सच सच नहीं मानता, बल्कि उसी को बदनाम करके धक्के देकर घर से निकाल दिया जाता है। मेरा पति भला क्यों ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारेगा जो पहले से ही दागदार हो? और मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मेरा दोष बस ये था कि मुझे रात के समय बाहर नहीं जाना चाहिए था। मैं यही सोच रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और वीर अंदर दाखिल हुआ। मैंने एक नज़र उसे देखा। काफ़ी सीरियस नौजवान लग रहा था। बड़ी खामोशी से आकर मेरे सामने बैठ गया। मैं अपने अंदर हिम्मतें जमा करने की कोशिश कर रही थी कि उसे सच बता दूं। फिर चाहे मुझे जो मर्जी सजा दे, मैं उस सजा को स्वीकार कर लूंगी, लेकिन उसके साथ धोखे का रिश्ता नहीं निभाऊंगी। लेकिन मेरे कान में बार बार अपने दोस्तों की बातें गूंज रही थीं, जो कह रही थीं कि अपने पति को कभी भी इस हादसे के बारे में मत बताना। वो कभी भी तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा। इसे एक हादसा समझकर भूल जाना। हो सकता है कि उसे कभी पता ना चले और तुम्हारी जिंदगी से ये कांटा निकल जाए, लेकिन अगर तुमने उसे सच बता दिया तो मुमकिन ही नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में बहार आए। फिर सिवाय उदासी और बदनामी के कुछ नहीं मिलेगा।
मेरा मन समझ नहीं पा रहा था क्या करे, क्या सुनीता की बात मान लूं या फिर वो करूं जो मेरा दिल कह रहा है। मेरा दिल कह रहा था कि झूठ मत बोलो, सच बता दो, लेकिन मेरी जबान कुछ भी बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरे दिमाग में सारे शब्द गुड़मुड़ हो चुके थे। लगता था कि मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। क्या कहती, कहाँ से शुरू करती। मैं अपनी सोचों के ताने बाने बुन रही थी जब मेरे ठंडे हाथ पर वीर के गर्म हाथ पड़े थे। मैं एकदम से चौंक गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। उसने मेरा हाथ थामा और अपने होठों पर लगा लिया। कहने लगा, जब तुम्हारी तस्वीर देखी थी तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर तुम्हारे बारे में जब मेरी बहनों ने मुझे बताया तो मैं जाने अनजाने तौर पर तुमसे मोहब्बत करने लगा था। कुछ हमारे रिश्ते का भी असर है कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचने लगा। कुछ तुम मेरी आइडियल भी थी, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये कहते हुए उसने मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई थी। कहने लगा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम ये अंगूठी कभी मत उतारना। वो जैसे जैसे बोल रहा था मेरा दिल ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुट्ठी में दबोच रहा है। मेरा पति मुझसे मोहब्बत करता था और हर औरत की तरह मैं भी यह चाहती थी कि मेरे पति की मोहब्बत में कमी ना आए। लेकिन अगर मैं उसे सच बता देती तो वो यकीनन उसका व्यवहार मेरे लिए बदल जाता। वो मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। धीरे धीरे उसने मेरी ज्वेलरी उतारना शुरू की, लेकिन ऐसे मौके पर भी मेरे चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। उसने लाइट बंद की और नाइट बल्ब जला दिया, लेकिन इस हल्की रोशनी में भी मुझे लगा कि जैसे मेरा राज अब खुल जाएगा। हालांकि वो मुझे धीरे धीरे अपने प्यार का विश्वास दिला रहा था। कहने लगा, शादी का रिश्ता सदियों से चला आ रहा है। ये बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है जो एक अनजान लड़की और लड़के को बेहद करीब ले आता है। मैंने कहा, ये वाली लाइट भी बंद कर दें। कहने लगा, नहीं, इतनी लाइट रहने दो, मुझे बिल्कुल अंधेरे में नींद नहीं आती। लेकिन जैसे ही उसने मुझे अपनी बाहों में लेकर मेरी कमर को छुआ, उसका हाथ उसी जगह लगा जहां मेरा जख्म लगाया गया था। उस गंदे आदमी ने पता नहीं किस चीज से ये निशान लगाया था। जख्म बहुत ही गहरा था और इत्तेफाक ऐसा था कि वीर का हाथ सीधा उसी जख्म पर पड़ा था। जख्म अब भी हरा था और मैं दर्द के मारे एक सिसकारी लेकर रह गई थी। उसने अपना हाथ पीछे किया। कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें। मैंने कहा, चोट लग गई थी। मेरी दोस्त मेहंदी के फंक्शन में मेहंदी की प्लेटों में मेहंदी पर मोमबत्तियां लगाए हुए थीं। वो मेरे पीछे ही खड़ी थीं कि अचानक से जलती मोमबत्ती से मेरा लहंगा थोड़ा सा जल गया था और मेरी कमर भी जल गई और ये जख्म लग गया। ये सुनना था कि वीर उठकर बैठ गया। उसने लैंप की रोशनी तेज कर दी। कहने लगा, फिर तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी। ऐसा करो, तुम कोई भी सादा से कपड़े पहन लो। उतारो इन भारी भरकम कपड़ों को जो तुम्हारे लिए तकलीफ का कारण बन रहे हैं। ये सुनकर मैं घबरा गई थी। मैं उठकर बैठ गई। वो कहने लगा, लाओ दिखाओ जख्म कहाँ है। ये सुनकर मैं और भी ज्यादा डर गई। मैं कैसे दिखा सकती थी। उस लड़के ने यही तो कहा था कि जब तुम्हारा पति देखेगा तो जान जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मैंने जल्दी से अलमारी से सादा सा ड्रेस निकाला और बाथरूम में चली गई। वहां मैं शीशे में अपनी कमर देखना चाही, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है। मैंने कपड़े बदले और बाहर आ गई। मुझे लगा कि तब तक वीर भी भूल जाएगा। मैं दोबारा लेट गई तो वो कहने लगा, लाओ मैं तुम्हारी जख्म पर दवा लगा दूं। फिर साइड टेबल से एक ट्यूब निकाल कर कहने लगा, इससे जले हुए जख्म पर आराम पहुंच जाता है। लेकिन ट्यूब मैंने उसके हाथ से ले ली। मैंने कहा, मैं खुद लगा लूंगी। वो कहने लगा, मैं क्यों नहीं लगा सकता। कहाँ जख्म है, दिखाओ। वहां तुम्हारा हाथ नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहती थी वो देखे, क्योंकि उसे देखते ही वो मेरा राज जान जाता। मैं चाहती थी समय जैसे तैसे गुजर जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे बार बार कहने पर भी वो नहीं माना। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को किस्मत के हवाले छोड़ दिया। मैं जितनी कोशिश कर सकती थी कर ली थी। अब अगर मेरी किस्मत में मेरे घर का टूट जाना ही लिखा था तो मैं क्या कर सकती थी। जैसे ही उसने मेरे कुर्ते को ऊपर किया था, कुछ देर तक वो मेरा जख्म देखता रहा, कुछ नहीं बोला। फिर फौरन से उसने मेरी कमीज नीचे कर दी और वॉशरूम में चला गया। उसने वॉशरूम का दरवाजा बड़े ही जोर से बंद किया था और मेरा दिल ऐसा था कि धड़कना भूल गया था। शायद वो मेरा राज जान चुका था। मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाजें आ रही थीं। शायद वो वॉशरूम से आते ही मुझे धक्के मार कर कमरे से निकाल देगा, मेहमानों में शोर कर देगा, मेरे माँ बाप को बुलाएगा और उन्हें अपमानित करेगा। मुझसे मेरी बद किरदारी की वजह पूछेगा। मेरा जी चाहा काश कि मुझे सीपल मौत आ जाए।
लेकिन मैंने देखा कि वो वॉशरूम से बाहर आया तो उसकी आंखें लाल थीं। वो बाहर आया और साइड टेबल से पानी की बोतल उठाई और 2-3 घूंट पीकर वो कमरे में बने छोटे से मंदिर में चला गया। मेरा दिल अब भी डर के मारे कांप रहा था कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं हैरान तो उस वक्त हुई जब मुझे मंदिर से रोने की आवाजें आने लगीं। वीर रो रहा था और रोते हुए कह रहा था, भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद है। ये सुनकर मेरा तो दिमाग चकराने लगा। वो किस बात का धन्यवाद कर रहा था? मुझे तो लगा था कि ये सब देखकर वो मुझे घर से निकाल देगा, लेकिन वो तो, या शायद उसने किसी और बात का धन्यवाद किया होगा। शायद उस लड़के ने मेरी कमर पर सिर्फ जख्म ही डाला होगा, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा होगा कि जिससे ये पता चल सके मेरे साथ क्या हुआ है। जैसे ही वो मंदिर से बाहर आया मेरे पास बैठ गया और फिर मेरी कमर पर दबा लगाई। कहने लगा, पाखी तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम ऐसा करो सो जाओ। मैं हैरान थी। उसने उस रात मुझे छुआ भी नहीं था। ये बात मेरे लिए अजीब थी क्योंकि जिस तरह से वो पहले मेरी तारीफें कर रहा था, अपनी बेताबियों का जिक्र कर रहा था, मुझे नहीं लगता था वो रात को अपना हक वसूल नहीं करेगा। लेकिन उसने मुझे हाथ नहीं लगाया। मैं जितना इस बारे में सोच रही थी उलझती जा रही थी। सुबह नाश्ते के बाद वो कहने लगा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। फिर वो मुझे ऊपर ले गया। एक कमरा था जो कि बंद था। उसने हल्की सी दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? वीर कहने लगा, मैं हूँ वीर, विवेक दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, वीर तो आ जाओ ना यार, दरवाजा खुला है। जैसे ही वीर ने दरवाजा खोला मुझे लगा कि जमीन फटी है और मैं उसके अंदर चली गई हूँ। मुझ पर जैसे कयामत टूटी थी क्योंकि सामने तो वही लड़का व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। जितना उसे देखकर मैं हैरान थी उतना ही वो लड़का मुझे देखकर हैरान था। मेरा दिल तो ये था कि धड़कना भूल गया था। मैं फौरन से पलट गई। मैं बाहर जाने लगी जब वीर ने मेरा बाजू पकड़ा। कहने लगा, ये मेरा छोटा भाई है, मिलोगी नहीं इससे? ये सुनकर तो मुझ पर जैसे कयामत टूटी थी। वो भी फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। ये कैसी आजमाइश थी मेरे लिए। मेरा घर तो शायद अब वाकई बर्बाद हो जाता। वीर मुझे अंदर ले गया। कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। वो लड़का मुझसे नजरें चुरा रहा था, मिलाता भी कैसे। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। वीर मुझे उसके पास ले गया। उसके सामने रखे सोफे पर मुझे बैठने के लिए कहा और खुद भी बैठ गया और उस लड़के से पूछने लगा, विवेक क्या ये वही लड़की है? ये सुनना था कि मेरी जान निकली थी, तो क्या वीर ये सब जानता था? विवेक ने नजर नहीं उठाई थी, हालांकि उसने अपना सर हिलाकर हाँ का इशारा किया था। साथ ही साथ वो फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था, लेकिन देखो मुझे इसकी कितनी बड़ी सजा मिली है। कहने लगा, उस रात मेरे दोस्तों ने मुझे शराब पिला दी थी और अगर मैं ऐसे ही घर चला जाता तो मेरी माँ को पता चल जाता। इसलिए मैं आइसक्रीम पार्लर पर जाकर ढेर सारी आइसक्रीम मंगाई और खाने लगा। लेकिन जब तुम्हें वहां अपनी दोस्तों के साथ आते देखा तो तुम्हारे हुस्न को देखकर मुझ पर शैतान सवार हो गया था। मैं कभी कभी शराब पी लिया करता था, लेकिन मेरे घर वाले नहीं जानते थे, सिवाय वीर के, क्योंकि मैं उससे कुछ नहीं छिपाता था। वो मुझे हमेशा रोकता था कि ये मत किया करो। मैं कहता, छोड़ दूंगा, बस शौक है, कुछ साल अपना शौक पूरा करने के बाद छोड़ दूंगा। लेकिन तुम्हें देखने के बाद एक तो शराब का नशा, ऊपर से शैतान सवार, फिर तुम्हारी धमकी ने मुझे और भी गुस्सा दिला दिया। मैं तुम्हें वहां आइसक्रीम पार्लर में बर्बाद करने के बाद जब अपनी बाइक पर सवार होकर घर आ रहा था तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी एक टांग खो चुका हूँ। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, मैंने वीर से कहा कि मुझे उस लड़की की बददुआ लग गई है, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। कुछ दिन बाद उसकी शादी थी। अगर उसके पति ने सच जान लिया तो वो उसको छोड़ देगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस एक बार मेरी खातिर उस लड़की को ढूंढ लो। मैंने वीर को बता रखा था कि मैंने उस लड़की के निचले हिस्से पर अपने नाम का पहला लेटर बी का निशान बना दिया है। मैं तो बस हैरान सी आंखें फाड़े से देख रही थी। वीर कहने लगा, पाखी जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, वो बस एक हादसा था और तुम्हारे साथ गलत करने वाला मेरा ही बेगैरत भाई था। लेकिन ये मेरा भाई है, इसलिए इसे जान से भी नहीं मार सकता। वैसे भी ये आधा मर चुका है, सारी जिंदगी से अपाहिज बनकर गुजारनी है। अगले हफ्ते ही इसकी टांग का ऑपरेशन है और डॉक्टर इसकी टांग काट देंगे क्योंकि पूरी टांग में इन्फेक्शन फैल चुका है। इसलिए मेरी तुमसे विनती है कि तुम इसे माफ कर दो। मैंने कहा, माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं? क्या माफ करना इतना आसान होता है? मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैंने कहा, तुम्हें नहीं पता इसने मेरी रूह तक को घायल किया है। मुझे पता होता कि ये तुम्हारा भाई है तो मैं तुमसे कभी भी शादी ना करती।
तुम बेशक मुझे छोड़ दो, लेकिन इस आदमी के लिए मुझसे माफ़ी मत मांगो। ये कहकर मैं कमरे से निकल गई थी। तेजी से सीढ़ियां तय करके अपने कमरे में चली आई और रोने लगी। ये कैसी आजमाइश थी। अगर ये वीर का भाई न होता तो क्या वीर मुझे स्वीकार करता। मैं चुपचाप आकर अपने बेड पर लेट गई। दिल कह रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाऊं। मैं रोज रोज उस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती थी जिसने मेरे साथ ये जुल्म किया था, लेकिन दिमाग मुझे समझा रहा था कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। जब इस बात का खुलासा होगा तो तुम भी कसूरवार ठहराई जाओगी। शादी के फैंसी लहंगे में रात के 2 बजे जाने की क्या तुक थी। लोग तुम पर भी उंगली उठाएंगे। अगले हफ्ते विवेक का ऑपरेशन हुआ। उसकी टांग काट दी गई थी। मैंने अभी तक वीर को कोई जवाब नहीं दिया था और ना ही उसने मुझे हाथ लगाया था। हालांकि वो मुझे बार बार कहता कि विवेक को माफ कर दो। विवेक मेरे सामने नहीं आता था, लेकिन विवेक की टांग काट देने के बाद भी विवेक का जख्म भर नहीं रहा था। उसका इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर निराश थे। कहने लगे, अगर ये इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया तो हम इसे बचा नहीं सकेंगे। उस दिन वीर मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। कहने लगा, अगर तुम विवेक को माफ़ कर दोगी तो मुझे विश्वास है कि भगवान भी विवेक को माफ़ कर देगा और वो सही हो जाएगा। भगवान के लिए मेरे भाई को बचा लो। मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन उसे उसकी सज़ा मिल चुकी है। अगर वो मर भी गया तो मरने के बाद भी उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा, हमेशा तड़पता रहेगा। क्योंकि तुम उसे माफ़ नहीं करोगी तो मरने के बाद भी बेचैन ही रहेगा। अब मैं इतनी पत्थर दिल भी नहीं थी। विवेक की चीखें मेरा दिल दहला देती थीं। उसकी तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उस दिन मैं बिना किसी को बताए विवेक के कमरे में चली गई थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और मेरे सामने उसने हाथ जोड़ दिए। मैंने विवेक के हाथों को थाम लिया। मैंने कहा, विवेक, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। उस रात तुमने जो किया शायद नशे की हालत में किया था, लेकिन मेरी रूह भी तुम्हारी उस हरकत से घायल हो गई थी। लेकिन तुम्हारी तकलीफ को देखकर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि वो भी तुम्हें माफ़ कर दे और तुम्हारी तकलीफ को कम कर दे। ये कहकर मैं कमरे से बाहर चली आई थी। मैंने भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर विवेक की सेहतमंद होने की दुआएं मांगी थीं। तीसरे दिन विवेक अमेरिका चला गया था अपना इलाज करवाने और वहाँ पर अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज कराया गया। कुछ ही दिन में खबर आई थी कि विवेक एकदम ठीक हो गया है और ये खबर सुनकर मेरे दिल को भी सुकून आ गया था। पूरे 2 महीने के बाद वीर ने और मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी। 6 महीने के बाद विवेक घर आया था। घर वाले उससे मिलकर बहुत खुश हुए थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो बच जाएगा, लेकिन भगवान के चमत्कार पर सब लोग खुश थे। उसको नकली टांग लगा दी गई थी और वो लंगड़ा कर चलता था। कुछ दिनों में ही उसने एक अनाथ आश्रम खोल लिया था और अनाथ बच्चों और विधवा बेसहारा औरतों को अपने अनाथ आश्रम में सहारा देने लगा था। जब विवेक को ये सब काम करते देखती हूँ तो दिल को सुकून मिलता है कि मैंने सही समय पर उसे माफ़ करके उसे जीने की एक उमंग दी थी। अगर मैं उसे माफ़ न करती तो शायद वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाता और जहाँ वो आज इतने अनाथ और बेसहारा लोगों की मदद कर रहा है वो नहीं कर पाता। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।